नमस्कार। सोचिए, आज से लगभग 150 साल पहले का भारत, एक ऐसा दौर जब देश अपनी पहचान ढूंढ रहा था। और उस वक्त एक आवाज उठती है जो सबको झकझोर कर रख देती है। वो आवाज थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उन्होंने एक ऐसे भाषण के जरिए उस वक्त के भारत को आईना दिखाया जो एक चौराहे पर खड़ा था। तो चलिए, आज उसी नजरिए को समझने का ये सफर शुरू करते हैं। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस माहौल को समझेंगे जिसमें ये भाषण दिया गया। फिर हम जानेंगे कि भारतेंदु के हिसाब से हमारे देश की असली समस्या क्या थी। इसके बाद हम उनके दिए हुए समाधानों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी बातें आज भी हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। जरा उस दौर में चलते हैं, उस माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं जहां ये ऐतिहासिक भाषण दिया गया था। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत ही दिलचस्प साहित्यिक मोड़ पर खड़े थे। एक तरफ था रीतिकाल, मतलब वो दौर जहां साहित्य में दरबारों की, श्रृंगार की बातें ज्यादा होती थीं। और दूसरी तरफ एक नया जमाना दस्तक दे रहा था, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। भारतेंदु इन दोनों के बीच एक पुल की तरह थे। उन्होंने न तो पुराने को पूरी तरह छोड़ा और न ही नए से घबराए, बल्कि उन्होंने दोनों को जोड़कर एक नई राह बनाई। और हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये कोई किताब में छपा हुआ निबंध नहीं था जिसे किसी ने आराम से बैठ के लिखा हो। नहीं, ये तो एक भाषण था, एक जबरदस्त भाषण जो 1884 में बलिया के ददरी मेले में हजारों लोगों की भीड़ के सामने दिया गया था। सोचिए जरा वो माहौल। भारतेंदु इस बात से खुश भी थे कि इतने सारे लोग एक जगह जमा हुए हैं। ये अपने आप में एक नई जागृति का संकेत था। तो चलिए, अब आते हैं इस भाषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। भारतेंदु ने उस वक्त की समस्याओं को कैसे देखा, उन्होंने क्या निदान किया, क्या डायग्नोसिस किया, ये जानना वाकई दिलचस्प है। क्योंकि ऐसा लगता है मानो उन्होंने एक डॉक्टर की तरह पूरे देश की नब्ज पकड़ ली। तो भारतेंदु के हिसाब से देश की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? कोई बाहरी दुश्मन? नहीं, उनके मुताबिक सबसे बड़ा दुर्भाग्य था आलस। जी हाँ, आलस्य। उनका मानना था कि जो चीज हमें आगे बढ़ने से रोक रही है वो हमारे अंदर ही है। एक तरह की सुस्ती, एक तरह की जड़ता जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। और ये आलस अकेला नहीं था, इसकी वजह से कई और बीमारियां भी समाज में फैल गई थी। जैसे लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए थे, जाति और धर्म के नाम पर बटे हुए थे, जो पढ़ाई लिखाई थी वो असल जिंदगी के काम नहीं आ रही थी, और अपना कुछ बनाने के बजाय हम सब बाहर से आने वाले सामान पर निर्भर हो गए थे। भारतेंदु कहते हैं कि ये सब उसी एक बड़ी बीमारी यानी आलस के ही लक्षण थे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। भारतेंदु की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपनी बात को सीधे सीधे नहीं कहते थे, बल्कि बड़े मज़ेदार और गहरे उदाहरणों से समझाते थे। उन्होंने ऐसे ऐसे मेटाफर, ऐसे रूपक इस्तेमाल किए जो आज भी लोगों को याद हैं। और उनका सबसे मशहूर उदाहरण था रेल की गाड़ी का। उन्होंने कहा, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। अब सुनने में तो ये बड़ी सीधी सी बात लगती है ना? पर जरा सोचिए, इसके पीछे कितना गहरा मतलब छिपा है। वो समझाते हैं कि रेल के डिब्बे चाहे कितने भी अच्छे हों, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सब तैयार खड़े हैं, लेकिन जब तक कोई इंजन आकर उन्हें खींचेगा नहीं, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल यही हाल हमारा था। भारतेंदु कहते हैं कि हम हिंदुस्तानियों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें आगे खींचने वाला, हमें रास्ता दिखाने वाला कोई इंजन नहीं है, और बिना उस इंजन के हमारी सारी काबिलियत, सारी क्षमता बेकार है। इसके बाद वो एक और जबरदस्त मिसाल देते हैं 3 मेंढकों की, और इस एक छोटी सी कहानी से वो समाज के हर तबके पर, हर क्लास पर एक तीखा व्यंग करते हैं, एक तंज कसते हैं। वो कहते हैं कि समाज 3 मेंढकों की तरह है जो एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं। जो सबसे ऊपर वाला मेंढक है, यानी अमीर और राज करने वाले लोग, वो अपने जग शौक में मगन है, मतलब अपनी ही दुनिया में मस्त है। जो बीच वाला मेंढक है, यानी मिडिल क्लास, वो सब देख रहा है, सब समझ रहा है, लेकिन गुमसुम है, एकदम चुप। और जो सबसे नीचे दबा हुआ मेंढक है, यानी आम आदमी, वो तो बस यही सोचता है, गए हम, मतलब उसने तो हार मान ली। तो ठीक है, बीमारी का तो पता चल गया, आलस, समाज का बंटवारा, लीडरशिप की कमी। लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका नुस्खा क्या है? अब हम चौथे हिस्से में देखेंगे कि भारतेंदु ने इन समस्याओं का क्या समाधान बताया। उन्होंने एक पूरा एक्शन प्लान दिया।
उन्होंने कहा, सबसे पहले तो फालतू के रीति रिवाजों और अंधविश्वासों को छोड़ो। ऐसी पढ़ाई करो जो जिंदगी में काम आए। अपने कारखाने लगाओ, अपना सामान बनाओ। सब लोग, चाहे किसी भी धर्म या जाति के हों, मिलकर रहो। हर चीज में आत्मनिर्भर बनो। और सबसे जरूरी बात, अपनी कमियों की जड़ को पहचानो। और इन सब चीजों की बुनियाद में उन्होंने एक शब्द रखा, धर्म। लेकिन रुकिए, यहाँ धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है। भारतेंदु के लिए धर्म का मतलब था कर्तव्य, अपनी ड्यूटी। हर इंसान का समाज के प्रति, देश के प्रति जो कर्तव्य है, उसे पूरा करना ही असली धर्म है। और जब सब अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, और यहाँ सवाल ये उठता है कि ये बातें तो 1884 की हैं। आज के ज़माने में इनकी क्या अहमियत है? क्यों हम आज भी भारतेंदु को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जिन मुद्दों की बात भारतेंदु ने तब की थी, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे सामने हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हम आज करते हैं, उन्होंने तब की थी। अलग अलग समुदायों में एकता की जरूरत आज भी है। अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधारने का हौसला, ये तो हमेशा ही जरूरी है। और एजुकेशन और इनोवेशन के बिना तो कोई देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो कह सकते हैं कि जमाना बदल गया, लेकिन जो बुनियादी चुनौतियां हैं वो आज भी वैसी ही हैं। तो भारतेंदु ने हमें रास्ता तो दिखा दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि हम रेल के डिब्बे हैं और हमें एक इंजन चाहिए। अब सवाल आज भी वही है, आज के भारत का वो इंजन कौन है? क्या हमें किसी एक मसीहा का इंतजार करना है, या फिर वो इंजन हम सब हैं? हम सब मिलकर ही इस देश की गाड़ी को आगे खींच सकते हैं? ये सवाल भारतेंदु ने उस दिन वहां मौजूद हजारों लोगों से पूछा था, और आज ये सवाल हम सबसे हैं, और इसका जवाब भी हम सबको ही मिलकर ढूंढना है।